नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाटिल। भर्तियों में भारी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, रोजगार के नाम पर नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में होने वाली भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की, जिनमें न केवल पेपर लीक की शिकायतें आए दिन आती रहती हैं, बल्कि इन परीक्षाओं के अंदर भाई भतीजावाद की समस्या भी किसी महामारी की तरह हमारे देश के नौजवानों के भविष्य को निगल रही है। इसे लेकर युवा कभी सड़कों पर प्रदर्शन करता है, कभी अदालतों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप के बाद जांच और मुकदमे में उलझकर रह जाता है। न कोई परिणाम आता है और न ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होती है। उधर भुक्तभोगी नौजवान का भविष्य बर्बाद होता रहता है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी की 41 भर्ती परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें करीब 1.5 करोड़ नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ हो चुका है। ये आंकड़े वो हैं जिनमें परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी सामने आई है, या तो FIR दर्ज हुई है या फिर परीक्षा के पहले ही पेपर लीक होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि जिन परीक्षाओं में इस तरह की धांधली हुई है और मामला संज्ञान में नहीं आया है, वो कितने और मामले होंगे। फिर भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन पाता जो करोड़ों युवाओं के सामने धूमिल होने से बचा सके। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर नौकरी की भर्ती परीक्षा में फिक्सिंग से आजादी कब मिलेगी और कब तक ईमानदारी से इम्तिहान कराने में सिस्टम फेल होता रहेगा। आज चर्चा भर्तियां फैलाती भ्रष्टाचार के इसी मुद्दे पर। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल देश के लिए प्रशासनिक और पुलिस अफसरों की नियुक्ति करता है। माना जाता है कि वैज्ञानिकता और विश्वसनीयता के आधार पर यह देश के सबसे प्रतिभावान लोगों और प्रशासनिक और पुलिस सेवा के लिए चयन करता है। लेकिन ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर का मामला सामने आने के बाद यह संस्थान भी संदेह के घेरे में है। NTA के बाद अब यूपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी साल 2019 में की गई असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो साबित करता है कि भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में भर्ती प्रक्रिया के इर्द गिर्द इस कदर फैला हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रोजगार पर भारी भ्रष्टाचार, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। बड़ा सवाल, कब खत्म होगा भर्तियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद? जी हां, नीट और UGC नेट परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ियों का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि NTA के बाद अब देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कराने वाला संस्थान UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग भी संदेह के घेरे में है। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण और गलत जानकारियों के दम पर UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने के आरोपों से घिरी ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के मामले ने UPSC सिलेक्शन पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश सरकार में CGPSC 2022 की भर्ती में हुए कथित घोटाले की CBI जांच में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला है कि 2019 में की गई असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जहां एक ही परीक्षा केंद्र में बैठे 50 अभ्यर्थियों में 36 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। यहां तक कि परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन कर लिया गया। 9 जुलाई को दर्ज FIR के मुताबिक भर्ती में अफसरों ने अपने रिश्तेदारों और कांग्रेस नेताओं के संबंधियों को पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दिए थे, जिसमें CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष दामन सिंह सोनवानी, कांग्रेस नेताओं और रसूखदारों के रिश्तेदार शामिल हैं। हमने जैसा कि वादा किया था, CBI जांच की जाएगी PSC की, वह भी किया जा रहा है। सभी भर्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं। आने वाले समयों में कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्ती भी होगी और ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार भर्ती करेगी। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
सही तरीके से जांच हो और इसमें जो सच्चाई है वो सामने आएगा। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है। कहीं पेपर लीक की घटना, कहीं अनुपस्थित अभ्यर्थियों का चयन, कहीं OMR शीट में छेड़छाड़, तो कहीं भाई भतीजावाद का चलन। भारत में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में ये दस्तूर लंबे समय से चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो एक लंबी फहरिस्त है। फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और फिर यूपी RO और ARO भर्ती का पेपर लीक होने का मामला सामने आया और ये सिलसिला आगे भी थमता नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर हमारे देश में भ्रष्टाचार भर्ती प्रक्रिया के चारों ओर एक विशाल जाल की तरह फैला हुआ तंत्र बन चुका है, जिसके आगे देश के लाखों होनहार युवा हर साल हार कर हताश के भंवर में समा रहे हैं। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान हैं उज्जवल दीपक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, सुधीर यादव जी पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी लखनऊ से हैं, राजेश तिवारी जी हमारे साथ शिक्षाविद हैं भोपाल से ही हैं और जय त्रिपाठी हमारे संपादक स्वराज एक्सप्रेस के हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिक्षाविद जी हमारे साथ हैं राजेश तिवारी जी। इस तरह ये तो मैंने इसके पहले भी बताया कि 41 पिछले 5 साल में इस तरह से 41 परीक्षाएं, जिसमें नीट भी है, नेट भी है, बहुत सारी है। ये तो मामला सामने आ गए, बहुत से ऐसे मामले होंगे जिनका सामने नहीं आया है। ये तो FIR दर्ज हुई या पेपर होने से पहले बाहर आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, जो नहीं हुई। तो इससे क्या आपको, आप तो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो एक्चुअल में तैयारी करके हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वो उनकी स्थिति क्या होती होगी? राजेश जी। देखिए, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 41 घोटाले तो ऐसे हैं जो लाइमलाइट में आ गए हैं जी। और जिन पे लीपापोती चल रही है। मैं उसको कार्रवाई नहीं कहता हूँ, FIR करा दी गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसी मध्य प्रदेश ने 2013 में मदर ऑफ ऑल घोटालाज देखा, व्यापम जी। अब आप सोचिए, उस घोटाले में 127 के करीब तो गिरफ्तारियां हुई जी। एक पूर्व मंत्री थे जो अब दिवंगत हो गए, उन पे क्या टिप्पणी करें। एक खनन व्यापारी थे, वो पहले किसी प्राइवेट स्कूल में काम करते थे, बाद में किसी कॉलेज में आए, फिर बाद में वो 400 करोड़ के स्वामी बन गए और उन घोटालों के साथ उनका नाम था। तो अभी भी उस घोटाले की सबसे खराब बात जो थी कि 32 लोग तो उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हुए जी। अच्छा, और उसका दूसरा जो साइड इफेक्ट था, जिनको आपने मुन्ना भाई तरीके से डॉक्टर बना दिया था, उन लोगों ने कितने मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया होगा, उस पर कोई बात नहीं करता। एजुकेशन की अगर आप बात करें तो अभी मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में 400 फर्जी शिक्षक निकले, जो फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के जरिए टीचर बने, और उनमें से 176 तो अकेले मुरैना जिले में उन पे कार्रवाई हो रही है। ऐसा बताया गया कि उन पे कार्रवाई हो रही है, FIR हो गया, ऐसा होगा जी। इंदौर में आप देखिएगा कि इंदौर में जिन लोगों के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है कि अच्छे जो मेधावी बच्चे हैं रिजर्व कैटेगरीज के, उनको सरकार विदेश भी भेजेगी पढ़ने के लिए, तो उनके नाम पे 2 करोड़ का घोटाला हो गया। जो लोग अपात्र लोग थे, उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए और पता लगा विदेश चले गए। छात्रवृत्ति घोटाला होता है, कहीं शिक्षक भर्ती होता है, कहीं पटवारी घोटाला होता है, कहीं कांस्टेबल्स का घोटाला होता है। इतने सारे घोटाले हो रहे हैं कि जो मेधावी बच्चे हैं, जो पूरी जान लगा के तैयारी करते हैं, परीक्षाओं में टॉप करते हैं, रात दिन जिनके माँ बाप उनको दूर दराज के कोचिंग में रखते हैं, कैसे अपने जेब और पेट काट काट के उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, और जब वो परीक्षा के लिए जाते हैं तो पता लगा पेपर तो लीक हो गया जी। तो उनका आवागमन का खर्चा, वहां ठहरने का खर्चा, 6 महीने या 1 साल जो कोचिंग की है उसका खर्चा, उससे उस बच्चे में जो डिप्रेशन आता है, उससे एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो है हताशा में जा रही है और वो बर्बाद हो रही है। इस देश का जो नुकसान हो रहा है वो तो सबको पता है, लेकिन देश के नुकसान को कौन रोकेगा? जी। हमारे प्रदेश में तो हम अभी 2 दिन पहले ही पढ़ रहे थे कि एक माननीय मंत्री जी भी ऐसे हैं जिनके खिलाफ जाति का वो सर्टिफिकेट का मामला है, वो मंत्री बने बैठे जी। अभी अभी वो एक IAS ऑफिसर का आप देख ही रहे हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया। वो 2007 में जब MBBS का एग्जाम में बैठी थी तो वो बिल्कुल फिट थी,
लेकिन उसने 19 से 21 के बीच में 3 मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए। एक में वो विजुअली इंपेयर्ड हुई, उसको आंशिक अंधता थी। दूसरे में वो माइंड उसका खराब हो गया था, मेंटली भी बीमार थी। तीसरे में हड्डी की बीमारी थी। और ये तीनों सर्टिफिकेट उसने 3 अलग अलग नामों से, कहीं अपना सरनेम आगे करके अपना नाम पीछे किया, कहीं पिताजी के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा और फर्जी राशन कार्ड पे बनवाए। अब ऐसा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो रहा है जिसको कि हिंदुस्तान की नाक कहा जाता। और अगर वो ऑडी गाड़ी से नहीं चलती और लाल बत्ती नहीं लगाती तो हो सकता है वो भी पकड़ में नहीं आती। हाँ, तो यह हालत है ना सर जी, कि इसमें हम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या बात करें। उनके चारों तरफ अंधेरे के सिवाय हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। चलिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसको कैसे, इस परीक्षाओं को आयोजित की जाए किस तरह से, जिस तरह से पारदर्शिता हो और इस तरह की गड़बड़ी ना आए। हम आपसे पूछना चाहेंगे। उज्जवल जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? उज्जवल जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा माइक को आप उसको थोड़ा सा पास में रखिएगा क्योंकि आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही। अच्छा, अभी आ रही है मेरी आवाज आपको क्लियर? जी जी। उज्जवल जी, बात केवल छत्तीसगढ़ की हम नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आप यही कहेंगे कि हम जांच कर रहे हैं और भूपेश सरकार के समय ये घोटाला हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में एक 50-55 विद्यार्थी बैठे थे, 36 भर्ती हो गए और आगे भी नाम के कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जो जिनकी नियुक्ति हो गई है, उनका सरनेम नहीं है, कहीं का अलग अलग बातें हैं। हम ये मुद्दा है राष्ट्रीय मुद्दा। हमने इसके पहले भी बताया है कि पूरे देश में पिछले 5 साल में 41 परीक्षाएं हुई, जिस 41 परीक्षाओं में इस तरह के फर्जीवाड़ा पूरे मैं सबूत बाहर आया जो कैंसिल हुई। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। छत्तीसगढ़ की आप बात कहेंगे ही, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसके अधीनस्थ जो संस्थाएं हैं, उनमें इस तरह हम बात नीट की और जैसे यूपीएससी की कर रहे हैं, ये तो आपके माने बीजेपी सरकार के समय ही हुआ। क्या आपको नहीं लगता है कि जो वाकई में योग्य विद्यार्थी हैं उनके साथ इंजस्टिस हुआ है? और इंजस्टिस हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बजाय अगर नीट की परीक्षा तुरंत आप फीस फिर से नहीं लेते, तुरंत आयोजित करते थे उसको रद्द करके, तो अभी तक उन विद्यार्थियों को इंतजार नहीं करना पड़ता जो पिछले 2 महीने 1.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं। उज्जवल जी। त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, थोड़ी धीमी आ रही है पर चलेगा। जी जी, मैं राजेश तिवारी जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ और आपकी बातों से भी सहमत हूँ जी। लेकिन मैं भी एक युवा हूँ, मैंने भी परीक्षा की तैयारियां की है, मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, यहाँ के भी दिए, विदेशों के भी दिए हैं। और कहीं ना कहीं जो संघर्षशील युवा है, जो परीक्षार्थी है, जो अभ्यर्थी है, जो सालों साल अपने करियर को दांव में रख के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसके साथ जब ऐसा भेदभाव होता है तो वो उसका परिवार बुरी तरह प्रताड़ित भी होता है और ये डिप्रेशन की ओर भी ले जाता है युवाओं को जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रथम विषय। अब मैं बात करूंगा कि इस पे जो अलग अलग लेवल पे जो गलतियां हो रही हैं जी, कहीं पे पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं पे कुछ अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, कहीं पे सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम बन जाती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने इसको एक काडर की तरह यूज किया, एक पूरा उन्होंने काडर बना लिया 5 सालों में और बैकडोर से लोगों को बिना यूपीएससी की परीक्षा दिलाए उनको आईएएस और आईपीएस बनाने की तैयारी कर डाली। कैसे? क्योंकि जो पीएससी में 20 लोग चयनित हुए, सिर्फ एक परीक्षा की बात बता रहा हूं मैं जी। अगले 15 साल में वो आईएएस प्रमोटी और आईपीएस प्रमोटी बन जाएंगे, तो बैकडोर से आईएएस और आईपीएस बन जाएंगे जी। इससे बड़ा सरकार द्वारा प्रायोजित घोटाला पूरे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा जी। नीट की जहां आप बात करते हैं, मैं जरूर उससे बात करना चाहूंगा कि वो सरकार द्वारा प्रायोजित घोटाला नहीं है। एक जगह पेपर लीक हुआ जिनको सरकार ने माना, अपनी गलती मानी, वहां पे भी एग्जाम हुआ, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए तो वो भी एक गलती थी। पर भारतीय जनता पार्टी और हम प्रवक्ता एनडीए के प्रवक्ता बनके नहीं घूम रहे हैं। ये गलती हुई है परीक्षा कराने वाले एजेंसी द्वारा। जबकि छत्तीसगढ़ में आप बता रहे, भूपेश बघेल जी का बयान बताता हूं मैं, उनका कहना था कि अधिकारियों और नेताओं के बच्चा होना गुनाह नहीं है। तो मैंने उस समय कहा था
कि अधिकारियों और नेताओं का बच्चा होना गुनाह नहीं है, जी। लेकिन सिर्फ उन्हीं के बच्चों का चयन होना गुनाह है। आप समझिए, पीएससी चेयरमैन के 6 रिश्तेदारों का चयन, जिसमें उनके दत्तक पुत्र भी थे, 6 वर्षों में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आबकारी निरीक्षक के पद पे हुआ। भूपेश बघेल जी की बेटी का चयन सहायक प्रोफेसर पे हुआ, जिस घोटाले की बात अभी कर रहे थे आप। जी। 36 लोगों को 50 लोगों के सेंटर में 36 लोग सहायक प्रोफेसर बन गए। नहीं, ये जो चयनित तो हुए हैं, ये जो चयनित हुए हैं, क्या फिर से कोई ऐसा हुआ है कि आप बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ करके ये लोग पहुंचे हैं इस जगह? भूपेश बघेल की बेटी हो सकता है इंटेलिजेंट भी हो। और रहा सवाल, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपके 2017 से सरकार है, सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले, इस तरह से मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आए हैं पूरे देश में। मैंने आपको 2 चीजें बताई, और भूपेश बघेल जी की बेटी अगर बहुत ज्यादा समझदार इंटेलिजेंट होती तो पीएससी उनके रोल नंबर को, उनके एग्जाम रिजल्ट को प्रदर्शित करता वेबसाइट में। आज भी वो दिखती नहीं है, वो गायब कर दी गई है। आप अभी वेबसाइट खोल के देख सकते हैं पीएससी परीक्षा का रिजल्ट, उनको गायब कर दिए गए उस रिजल्ट को। जिस तरह से चेयरमैन कामन सिंह सोनवानी के बेटे का सरनेम छुपाया गया 2021 तक 20 तक उन्होंने जब परीक्षा दी तो नितेश सोनवानी लिखते थे। 21 में जब रिजल्ट आया, डिप्टी कलेक्टर के 8वें नंबर पे मेरिट के आए तो उसका नाम नितेश लिखा गया। उनको लगा ऐसा करके छुप जाएंगे, और उसकी एक गलती की वजह से वो एक्सपोज हो गए। और मैं फिर से कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत, किसी भी जगह ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। युवाओं के साथ उनके संघर्षों को, उनके सपनों को नहीं बेचा जाना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी आपको कहा कि सरकारी स्पॉन्सर्ड योजना भ्रष्टाचार का और पेपर लीक के मामले अलग अलग हैं, इनको अलग अलग दृष्टि से देखा भी जाना चाहिए। नीट की परीक्षा में जहां जहां पेपर लीक के मामले हुए, वहां पर सरकार में बैठे मुख्यमंत्री ने या शीर्ष अधिकारियों ने अपने करीबियों को, अपने बच्चों को उसमें सेलेक्ट नहीं करवाया था। ये गिरोह जो काम करता है, संगठित गिरोह है, तो पेपर लीक के मामलों को अंजाम देता है और मुन्ना भाइयों को एग्जाम में बिठाने का काम करता है जी। उस पर रोक लगनी चाहिए। मैं आप दोनों की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, हम आपसे उत्तर जानना चाहेंगे, लेकिन बात यहाँ इसकी नहीं है, सरकार किसी की भी हो। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में 8 मामले आए, राजस्थान में आपकी सरकार अभी तक थी, पुराने ही मामले हम आपको बता रहे हैं, 7 मामले राजस्थान के। तो सरकार किसी की भी हो, ये आप क्या ये मानते हैं कि सरकार के अलावा जो सिस्टम बना है परीक्षाओं का, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है? और साथ में उन्होंने कहा यह भूपेश बघेल जी की लड़की का चेयरमैन जो थे छत्तीसगढ़ के, त्रिपाठी जी, रिश्तेदार त्रिपाठी जी, इस तरह के आरोप लगाने से कोई बच नहीं सकता है जी। निश्चित तौर पर अगर गड़बड़ी है तो आपकी इच्छा शक्ति क्या है इसको लेकर के होता है जी। अगर आप कड़ी कार्रवाई कर देते हैं तो अगला घोटाला, अगला भ्रष्टाचार रोका जा सकता है जी। लेकिन अगर आप आंख बंद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर अगला भ्रष्टाचार को आप नहीं रोक पाएंगे। जैसा अभी तिवारी जी ने कहा जी, इनको, इनकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा। क्या सरकारी संरक्षण के बिना यह सब हो सकता है? आप ये देखिए, भूपेश बघेल की बात की गई, आप सरकार में बैठे, जांच कराइए, अगर गलत नियुक्ति है निरस्त करिए। इसका क्या मतलब होता है? किस सरकार में हुआ? हमारी सरकार में हुआ वो भी गलत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ वो भी गलत है। मुझे ये बताइए, आप भूपेश बघेल कह रहे मैं ओम बिरला की 2 बच्चियों का नाम ले देता हूं, उनके सिलेक्शन कैसे हो गए साहब? ये भी एक सवाल बनता है। पूजा खेड़कर जिसको एमआरआई कराना थी सरकारी पैनल के बीच में, वो एक प्राइवेट पैथोलॉजी से एमआरआई कराकर ले आती है, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। इससे बड़ा ब्लंडर क्या होगा? कहीं ना कहीं बिना सरकार के संरक्षण के ये संभव नहीं था। दूसरी चीज आप ये देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार और राजस्थान के लोग, जबकि कोई भी सेंटर पड़ोस में दिया जाता है, उनका सेंटर आपने गुजरात में क्यों कर दिया जी? लगातार कम से कम 300 बच्चे गुजरात में अपना सेंटर मांग रहे हैं और गुजरात में उन्होंने परीक्षा दी। मतलब कहीं ना कहीं जहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, जहां घोटाले की गुंजाइश है, वहां पर परीक्षा देने जा रहे हैं। इस पर आपकी नजर नहीं गई। आपने व्यापम, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य चौपट किया, साथ में जो डॉक्टर व्यापम से पहले बन गए थे उनको भी इलाज कराने में आज संकोच कर रहे लोग, उनके पास इलाज कराने नहीं जा रहे। तो मेरा ये कहना है, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर कानून का शासन चले, अगर कानून का डंडा चले और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो जाए और उनको सजा दे दी जाए,
त्रिपाठी जी कोई घोटाला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप ये देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, आपने उसको पीएससी का चेयरमैन बना दिया, मध्य प्रदेश एमपी पीएससी का चेयरमैन, जिसके ऊपर घोटाले के आरोप लगे थे, जो गलत तरीके से प्रोफेसर बना था। उसके बाद उसको ले जाके छत्तीसगढ़ पीएससी का चेयरमैन बना दिया, उसके बाद उसको यूपी पीएससी का चेयरमैन बना दिया। तो क्या ये तो इसका मतलब आपके संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको नहीं नकार सकते आप। वो जो प्रोफेसर जो कि जोशी, जो कि एमपीपीएससी का चेयरमैन हुआ था, और जब उसके टाइम में घोटाला सामने आया था, आपको जांच करानी थी, आपको उसको हटाना था, आपने पुरस्कृत करके छत्तीसगढ़ भेज दिया, इसके बाद उसको राष्ट्रीय परीक्षा का प्रभारी बना दिया। ये बताता है कि आपकी नियत में शंका है, आपकी नियत पर शक है, आप नहीं चाहते कि इस तरह के काम हो सके। ये सीधी सीधी बात जनता की समझ में आ रही है। आप मध्य प्रदेश की बात करूं मैं, आपने अभी ये देखा त्रिपाठी जी 250 मृत जिंदा लोगों को मृत बता के पैसे निकाल लिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लगातार चिल्ला रहे, वो पीड़ित जो जिंदा है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट और जीवन सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार रोजाना देखने को आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, इसमें तो कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो, जितेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा, किसी भी दल की सरकार हो, इस तरह भ्रष्टाचार होगा। आपने बढ़िया उदाहरण दिए हैं, लेकिन इसके पहले जब आपकी भी सरकार रही है या जहां आपकी सरकार है वहां भी इस तरह से मामले आते। मैंने पहले में ही कहा कि आपको क्या नहीं लगता है कि पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है? निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, हमारी सरकार में मामला आ रहा है, हमारी तरफ से ढील हो रही है, सेंट्रल एजेंसीज बैठी है, उनको जांच करा लीजिए, अगर हम दोषी हैं हमारे ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन जो जो दोषी उन पर कार्रवाई तो करना पड़ेगी। हम सीबीआई की मांग करते, सीबीआई के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, आपने देखा, तो किस पर भरोसा करें? हम तो विपक्ष में बैठे, हम तो जांच नहीं करा सकते। जांच कराना सरकारों का दायित्व है त्रिपाठी जी, और उनको कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए, और नहीं तो पूरे देश का भविष्य चौपट होने जा रहा है। लोगों का विश्वास सरकारी परीक्षा से उठा जा रहा है, जीवन खराब हुआ जा रहा है, भविष्य अंधकार में हुआ जा रहा है। लेकिन सरकार, आपने बताया भी 41 भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार बिना सरकार की मर्जी के, बिना सरकार की जानकारी के संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इसका पैसा भ्रष्टाचार का ऊपर तक जाता है, जब ही शांत बैठे। जी चलिए उज्जवल जी, जितेंद्र जी ने काफी कुछ कहा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम एक बार सुधीर यादव जी के पास चलते हैं। निश्चित तौर पे आरोप उधर से भी आपकी तरफ आएंगे, तो आपको अकेले ही उत्तर देना है। बीच में हमारे संपादक अजय त्रिपाठी हैं, और टिप्पणी जरूर आपके साथ करेंगे। हमारे साथ पूर्व सुधीर यादव जी हैं। सुधीर जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी थोड़ी सी कमजोर आ रही है। जी बोलिए। जी सुधीर जी, हम बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, हम पूरे देश की भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की 8 परीक्षाएं रद्द हुई है। हाल ही में आरओ और एआरओ की परीक्षा जो रद्द हुई है, उसके पेपर लीक भोपाल में से ही हुए हैं। वो सारी चीजें अलग हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो परीक्षाएं, जो 5 साल में 41 परीक्षाएं रद्द हुई है, लगभग 1.5 करोड़ परीक्षार्थी यानी बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि कोई नया सिस्टम इस तरह से लागू किया जाए जिससे कम से कम पारदर्शिता हो, इस तरह के पेपर लीक ना हो, और जो बच्चा तैयारी करके एग्जाम देने जाता है, यानी जो उसके योग्य है, वही उसमें सेलेक्ट हो? सुधीर जी। जी बिल्कुल, मैं आपके बात से त्रिपाठी जी सहमत हूँ कि नई व्यवस्था लागू होनी चाहिए, और ये जो भर्तियों में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है जी, ये खत्म होना चाहिए जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है त्रिपाठी जी की जब आपकी मंशा साफ हो, सरकार की मंशा साफ हो जी, और भ्रष्टाचार को खत्म करने का मन बनाए, तब तो जी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि 69,000 शिक्षक वो कोर्ट में मामला गया जी, और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया जी कि 6,800 जो बच्चों की गलत तरीके से नियुक्तियां हुई उसको फिर से देखा जाए, उनको नियुक्ति दिया जाए। लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। इतना ही नहीं, उसके आगे भी जैसे नीट घोटाला भी आपके सामने आया है, लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। इसी तरह पिछले 2022 में नीट का रिजल्ट आता है और 3 घंटे बाद नीट का जो है रिजल्ट ही बदल जाता है साइट पे। अब जो बच्चे 3 घंटे पहले अपना रिजल्ट देखे थे कि उनका सिलेक्शन हो गया,
वो बच्चे 3 घंटे बाद फिर उस रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं जी। और ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ सवाल था जी। लेकिन फिर भी ये यहाँ तक कि ये लोकसभा तक ये मामला गया और लेकिन इस पर किसी के कान को जू नहीं रहेगा। तो सरकार की जब मंशा साफ हो कि नहीं परीक्षाएं साफ सुथरी हो, अच्छे बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे कंपटीशन दे करके आवे, तब तो यहाँ तो सरकार खुद ही भ्रष्टाचार कराने में लगी हुई है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों की नियुक्ति कर बैठे हुए हैं कि लगातार वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अपने सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार से लेके अपने जो उनसे जुड़े हुए दलाल हैं उनके माध्यम से जी जो है ये सब। सुधीर जी एक सवाल है 2017 के पहले जी क्या इस तरह के भर्ती परीक्षाओं में कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? सब बिल्कुल फेयर थी, साफ थी? 2017 से पहले इस तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर कहीं सरकार को अगर जानकारी प्राप्त हुई कि अधिकारियों के द्वारा इस तरह की गलतियां की गई हैं तो हम अधिकारी दंडित किए गए और वो अभिनव सेवा के माध्यम से हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और स्पष्ट रूप से आदेश किया कि नहीं कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी भर्ती होनी चाहिए। और आपने देखा कि लगभग 5 लाख नौकरियां समाजवादी पार्टी की सरकार में दी गई थी और उसमें कहीं भी इस तरह का जो है मामला नहीं आया था। 1-2 मामले जो आए वो भारतीय जनता पार्टी के साजिश से गलत तरीके से उसको प्रचारित किया गया। जैसे कि लोकसभा आयोग में अनिल यादव जी चेयरमैन थे तो अनिल आयोग लिख दिया गया, 86 में 56 एसडीएम यादव बता दिया गया। वही जब 2017 में योगी जी की सरकार आती है और जब उन्होंने सीबीआई को सुपुर्द किया जांच कि क्या 86 में 56 एसडीएम यादव हुए हैं, तो जांच में यह आया कि 86 में 56 नहीं मात्र 6 एसडीएम यादव हुए थे। वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे जो दिल्ली में रह के कहीं दूर रह करके तैयारी करते थे, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो ये सरकार ने सिर्फ समाजवादी पार्टी को सरकार को बदनाम करने की कोशिश किया। उसमें कई मीडिया के भाई थे जिनके सहयोग से इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। समाजवादी पार्टी में इस तरह की कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो तो सामने है आपके जी, और पूरा देश देख रहा है। चाहे वो नीट का मामला हो, यूपीएस या यूपीपीसीएस जे का जो आपने अभी देखा है, कोर्ट ने भी माना है कि कॉपियां बदली गई हैं, चाहे लेखपाल परीक्षा भर्ती का मामला ना हो, ये सब 2017 से 2024 के बीच का मामला है। इस पर सरकार से बार बार छात्र जो अपनी मांग कर रहे हैं उस मांग को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि सरकार का संरक्षण है कर्मियों के ऊपर जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं लगातार। नहीं, आपने यूपी पीएससी की बात बताई, एसडीएम की भर्ती की बात बताई, लेकिन आपने बात चूंकि निकाल दी है इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये सवाल का उत्तर हम बाद में लेंगे कि निचली परीक्षाओं में पुलिस भर्ती से लेके जो तृतीय श्रेणी की परीक्षाएं हुई हैं, द्वितीय श्रेणी की परीक्षाएं हुई हैं, माने उसमें एक जाति विशेष के लोगों की ज्यादा भर्तियां हुई हैं जो काउंटिंग सामने आई है। मैं ये नहीं कहूंगा यादव, हम जाति विशेष के लोगों की ज्यादा भर्ती कहेंगे, लेकिन आप नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जी कि ये बीजेपी सरकार द्वारा भ्रम फैलाया गया जनता के बीच में। जी आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितनी भी पुलिस की भर्तियां हुई वो टाटा कंपनी के माध्यम से वो परीक्षाएं हुई, टाटा वालों ने उसकी परीक्षाएं कराया, उसमें कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों द्वारा जी कुछ पत्रकार साथी जो उनसे जुड़े हुए थे उन लोगों के माध्यम से ये फर्जी अफवाह उड़ा करके समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम किया गया। यहां तक कि मैं बता दूं, मैं मंडी परिषद में रह चुका हूं, कृषि विपणन विदेश व्यापार में राज्य मंत्री के पद पर मैं कार्य कर चुका हूं। वहां 6,500 पद खाली थे और मुख्यमंत्री जी माननीय अखिलेश यादव जी से जब हम लोगों ने बताया कि साहब ये 6,500 पोस्ट खाली है, इसकी भर्ती के लिए प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चूंकि अब ये इसका समय कम है
चुनाव नजदीक है, इसलिए यह अधीनस्थ सेवा के माध्यम से यह भर्ती होनी है, तो इसमें कम से कम 8 से 10 महीने की प्रक्रिया। उस भर्ती प्रक्रिया को जब 2017 बीजेपी उन्होंने उस समय 2018 में उसका फॉर्म फिलअप कराया और उस भर्ती प्रक्रिया को ये आज तक पूरा नहीं कर पाए, और उसमें अब जो है मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं तो उसमें भी कोई मांग कर दिया, उसमें भी कम मेरिट वालों। चलिए यादव जी, बहुत सारी बातें आ गई हैं। यादव जी आपकी यादव जी बहुत सारी बातें आ गई हैं। आपने जो जो आरोप लगाए हैं उसको हमारे उज्जवल जी रायपुर से बैठे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने नोट किया है, हम उनसे उत्तर ले लेंगे। उज्जवल जी आपसे निश्चित उत्तर लेंगे, लेकिन उसके पहले अजय जी आपकी इसमें तल्ख टिप्पणी चाहिए। तल्ख टिप्पणी यानी किस तरह से भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार कैसे बंद हो। देखिए, मुझे जो समझ में आया, इतने करीब 30-32 साल से हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोगों ने भी देखा कि कागज की सिगरेट के टुकड़े पर लेकर के नौकरियां लग जाती थी, वो जमाना भी देखा है, और बिना परीक्षा दिए भर्ती आती थी वो जमाना भी देखा है, और उसके बाद व्यापम जमाना देखा और नीट देगी, सब कुछ देखा अपन लोगों ने। मेरा मत कि मैंने अभी सपा के प्रवक्ता जी को भी सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी सुना और उधर बीजेपी के प्रवक्ता को सुना। एक बात इन तीनों में से किसी ने नहीं कही एसपी साहब कि हम उसमें सियासत खत्म कर देंगे। मैं सहमत हूं, राजेश तिवारी सर सहमत होंगे कि जिस दिन आप पीएससी के चेयरमैन पर पॉलिटिकल पोस्टिंग बंद कर देंगे, जिस दिन आप यूपीएससी के चेयरमैन से पॉलिटिकल पोस्टिंग बंद कर देंगे, जिस दिन आप व्यापम से मंत्री को टोटली अलग कर देंगे, उस दिन इतनी पवित्रता आ जाएगी। आज हम देखिए इलेक्शन कमीशन पर हम लोग भरोसा करते हैं, आरोप लगने के बाद भी हम इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माना जाता है कि इलेक्शन कमीशन एक नॉन पॉलिटिकल टोटली फ्री संस्था है। तमाम आपके दावों के बावजूद आज हम यूपीएससी का जो चेयरमैन प्रदीप जोशी यहां से बन के वो कहां क्या करके गए हैं। व्यापम में अगर देखिए, व्यापम में आप बात करते गए तो चाहे वो नितिन महिंद्रा हो या महेंद्र हो या फलाने ढिकाने जितने भी नाम आए, तमाम नाम आए, लेकिन पर्चियां कहां से गई? सारी पर्चियां पॉलिटिकल अप्रोच की, चाहे वो मंत्री के यहां से हो, मुख्यमंत्री के यहां से हो, संघ से हो, तमाम लोगों से। तो जिस दिन हम अगर कमिटमेंट कर लेंगे कि सियासी नियुक्तियां, सियासी इंटरफेरेंस इन संस्थाओं से हम खत्म कर देंगे, उस दिन भ्रष्टाचार बहुत कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बात और नहीं कर रहे कि आप सब जगह मांग करते हो। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने तमाम 156 यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट कर दिया सिर्फ इसलिए कि एम्बेड्समेंट वहां लागू नहीं हो पाया। अन्ना हजारे आंदोलन करते रह गए, आपने लोकपाल व्यवस्था लागू कर दी। भाई इनमें लोकपाल व्यवस्था क्यों लागू नहीं कर रहे हो? ताकि लोकपाल व्यवस्था रहे तो जाके कोई कहीं अपीलिंग अथॉरिटी तो बन जाए। जिस दिन ये दो सिस्टम, एक तो पॉलिटिकल नियुक्तियां, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टोटली खत्म कर दीजिए और दूसरा आप एम्बेड्समेंट सिस्टम लागू कर दीजिए, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत कुछ कम हो जाएगा। लोकपाल नियुक्ति भी तो राजनीतिक हो जाएगी। नहीं, वो तो हाईकोर्ट का जस्टिस रहता है। हाईकोर्ट का जस्टिस ने नियुक्तियां, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो लोकपाल नियुक्त किए गए हैं वो राजनीतिक प्रभाव से नियुक्त किए गए थोड़ा ही, लेकिन आप यूपीएससी में क्यों नहीं कर सकते हो? आप नीट में क्यों नहीं करना चाहते हो? जी, मेरा सवाल यह है कि वहां भी तो कर सकते हो, थोड़ा तो अंकुश लगेगा। चलिए हम उज्जवल जी के पास चलेंगे, लेकिन राजेश तिवारी जी, हम आपने, हमारे प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी ने, उज्जवल दीपक जी ने छत्तीसगढ़ से बीजेपी प्रवक्ता, और साथ में हमारे पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी सुधीर यादव जी ने जो अपनी अपनी बात कही, आप कितना सहमत है? और हमारे अजय जी जो कह रहे हैं कि लोकपाल की नियुक्ति, या किसी ने कहा जब तक जो चेयरमैन उस परीक्षा का जो प्रभारी होता है उसकी नियुक्ति राजनीतिक ना हो तो ये भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। क्या आपको लगता है, कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा? राजेश जी। देखिए, मैंने तीनों राजनीतिक प्रवक्ताओं को सुना जी, और ये तीनों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर डाल देते जी। अगर छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो बीजेपी ने नहीं किया, भूपेंद्र बघेल साहब ने किया। कांग्रेस ने कह दिया कि नहीं साहब आप जांच करा लीजिए, ये करा लीजिए। यादव जी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि किसी जाति विशेष की कोई भर्तियां ही नहीं हुई, सब झूठा प्रचार है, अखबार वाले भी झूठ बोलते हैं, जो भी नेता लोग आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत। माने कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पूरे कुएं में भांग मिली हुई है और इससे नुकसान हो रहा है पूरी एक पीढ़ी का जी। अब जरा आप सोचिएगा, जब हम व्यापम की बात करते हैं तो वहां पे नितिन महिंद्रा जो सिस्टम एनालिस्ट था, या पंकज त्रिवेदी जो कंट्रोलर एग्जाम थे, वो ठीक है कि वो नेताओं की पर्चियों पे ही काम करते थे, लेकिन सिस्टम को हम ठीक करने की बात कर रहे हैं तो कहां से करें? वो सिस्टम एनालिस्ट रोल नंबर सेट करता था कि 30 बच्चों से पैसे आ गए, 30 के 30 का रोल नंबर लगातार होना चाहिए, एक कमरे में बिठा दो, जाए इशारों में नकल हो जाए।
कैन यू इमेजिन के आरटीआई के तहत आंसर शीट निकाल के जो गलत उत्तर होते थे उनके गोलों को मिटा के काले गोले करके दोबारा रिजल्ट रिवाइज हो जाता था। तो इन सारे सिस्टम्स पे आप क्या करेंगे? वो गरीब बच्चा क्या करे जिसने रात दिन अपनी आंखें फोड़ी हैं, जिसके माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से उसको एक तरह से खेत में जैसे बो देते हैं ना साहब कि 4 महीने बाद फसल आएगी जी, और उसके ऊपर जब पकी हुई फसल पे पाला पड़ जाए तो उसके माँ बाप क्या करें? वो बच्चे को कौन ढाढ़स बंधाएगा कि उसकी उम्र निकल रही है? एक तो 2-2 4-4 साल आप वैकेंसी नहीं निकालते हैं, पॉलिटिकल इंतजार करते हैं हमारी सरकार आएगी तब ये देखेंगे, उसकी आएगी तब देखेंगे, और इसके बाद फिर एक एग्जामिनेशन की डेट आपकी सालों चली जाती है, फिर परीक्षा परिणाम आप 2-2 3-3 साल तक नहीं देते हैं, और एंड टाइम पे आप कह देते हैं कि सर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें नकल हुई है, इसमें चीटिंग हुई है, इसमें पेपर लीक हुआ है, ये खत्म कर दी जाए। तो वो युवा जो 20-22 साल का था वो 27 साल का हो गया, क्या उसकी एज को आप लौटा देंगे? तो ये जितना भी भ्रष्टाचार है ये पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से, और ये कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे वो एक दूसरे पे दोषारोपण करें चाहे कुछ करें, पर जब ये खुद सरकार में होते हैं तब कौन सी ईमानदारी करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आप कह रहे हैं लोकपाल बिठा दें, अन्ना ने लोकपाल बिठाया तो है दिल्ली का एक मुख्यमंत्री। क्या हुआ अन्ना के आंदोलन की देन आप पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए हम ये कहें कि लोकपाल बिठा देने सब, ये शुचिता की अगर बात की जाएगी तो सरकारों को सबसे पहले अपने गिरेवा में झांकना पड़ेगा त्रिपाठी जी, और हमारे बच्चों के फ्यूचर को सिर्फ अगर आंखों में रख के आप चलेंगे तो ही इस देश का भला होगा। क्या आपको लगता है सिस्टम सुधर जाएगा आगे? सिस्टम कैसे सुधरेगा? मुझे तो कोई दूर दूर तक आस नहीं दिखाई देती। मैंने यही इस तरह चलता रहेगा। हाँ, बस ऐसे ही चलता रहेगा कि तू चोर, थोड़ी कम चोरी की, किसी ने ज्यादा चोरी की, बस ठीक है जी। चलिए उज्जवल जी, निश्चित तौर पे जितेंद्र जी ने जो आरोप लगाए हैं, हमारे सुधीर यादव जी ने लगाए हैं, उसका उत्तर तो आप देंगे ही, लेकिन एक बड़ा छोटा सवाल हमारा ये है, सीधे सीधे अगर बात करें कि नीट की परीक्षा कैंसिल हो जानी चाहिए थी कि नहीं? आप कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, उनने फीस दी, अगर आप दूसरी बार फिर से अभी परीक्षा कराते, उनसे फिर से फीस लेते, वो माफ कर देनी चाहिए थी कि नहीं? मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्या जरूरत थी? क्या आप इससे सहमत हैं? सरकार को तुरंत अपनी गलती मानते हुए फिर से परीक्षा करा लेनी थी? उज्जवल जी। तो सबसे पहले तो मैं राजेश जी और अजय जी से थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब मैंने पहली बार अपना कथन दिया था इस इंटरव्यू में, मैंने साफ साफ कहा जी कि हम एनटीए के प्रवक्ता बनकर नहीं बैठे जी, हमने अपनी गलती मानी जी, वो नहीं होनी चाहिए थी। और पूरे देश में किसी की भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, युवाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने साफ साफ कहा है, अगर आप नहीं सुन पाए तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ जी कि मैं बिल्कुल दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। आपसे मैंने सवाल किया, रद्द क्यों नहीं की गई? दूसरा मैं नीट के ऊपर में आना चाहूंगा, मैं फिर से कहना चाहूंगा। और जितेंद्र जी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं, नाम सहित। आपके यहाँ भी छत्तीसगढ़ पहुंच गए थे एक चेयरमैन, फिर वो यूपीएससी के उसमें पहुंच गए हैं, वो नाम हम नहीं लेना चाहते, वही लेंगे। वो आपने पॉइंट नोट किया होगा, उसका भी उत्तर चाहेंगे। नहीं, मैं तो कहूंगा अगर किसी के खिलाफ कोई भी आरोप है जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा वादा किया, मोदी जी ने गारंटी दी कि पीएससी के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, सीबीआई जांच होगी। सीएम हाउस का घेराव किया था, मैं भी उसमें शामिल था, पुलिस से झड़पों में भी मैं शामिल था, और सरकार आते ही सीबीआई, जिसको कांग्रेस ने 5 साल बैन करके रखा था, उस बैन को खुलवाया गया। आखिर कांग्रेस को किस बात का डर था कि सीबीआई को बैन करके रखा था? सीबीआई अब ओपन है, जांच चालू है, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई चेयरमैन हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे उसका ट्रेनिंग बच्चा हो। और पूरे देश में ये व्यवस्था होनी चाहिए। नीट में भी मैं मांग करना चाहूंगा, क्यों हो आखिर? कल आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, इसका दोषी किसको मानते हैं? किसको मानते हैं दोषी किसको मानते हैं? नहीं, नीट में जो है पेपर लीक का गिरोह जो काम कर रहा था, सरकार ने एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो बच्चे थे जो प्रभावित हो रहे थे उसको ग्रेस मार्क दिया गया था, वो भी गलत किया गया एनटीए द्वारा, और उनकी परीक्षा फिर से आयोजित की गई। और पूरी परीक्षा को कैंसिल करना उन हजारों लाखों विद्यार्थियों के साथ उनके विश्वास को कुठाराघात होता, जिन्होंने मेहनत करके तैयारी की थी। तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील ने बहुत अच्छी गिरा की है कि इस छोटी सी गलती का खामियाजा
पूरे देश के विद्यार्थियों इसको को छोटी नहीं गलती मिलना कैसे चाहिए। कह रहे हैं उज्जवल जी? छोटी गलती कैसे कह रहे हैं? नहीं, इसमें कैसे प्रूव करेंगे कि कहां पेपर लीक हुआ, कौन पकड़ा गया? ये तो जो सामने आ गई है, नहीं, जांच- पटना के गुजरात का मामला सामने आ गया, पटना का आ गया कुछ लोगों का, इसलिए आप वहां कैंसिल कर। और बाकी बच्चे जहां नहीं पहुंची है ये चीजें, जहां की जानकारी नहीं आई है, वहां कैसे आप वो करेंगे? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है, जिरा चल रही है दोनों पक्षों की। सरकार ने कहीं कमी नहीं की है। जी, सरकार ने कहीं कमी की है तो बताइए। जी। एनडीए के एमडी को हटा दिया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर को, जी, पूरी एग्जाम को, जितेंद्र दूसरी परीक्षा रद्द की गई तुरंत। सरकार ने क्या कहीं बचाव किया एनडीए का? बताइए मुझे आप। चलिए ये इस मुद्दे पे जितेंद्र जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी, नहीं देखिए, सवाल इस बात का उठता है कि आपकी इच्छा शक्ति कहां है। मैंने जोशी का जो उदाहरण दिया, एमपीपीएससी के चेयरमैन से अगर उसने भ्रष्टाचार किया था, तो छत्तीसगढ़ पीएससी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? आपके सरकार बनाया, उसके बाद उसको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया। इसका मतलब भ्रष्टाचार रोकने की नीयत नहीं थी आपकी। और एक बात, व्यापम पे क्या कार्रवाई की आपने, बताइए? 32 से 35 लोगों की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, उसमें आपने कौन सी जांच बैठा दी? सारे क्लीन चिट देते जा रहे हैं। पटवारी भर्ती घोटाला, ई टेंडरिंग, एक घोटाला हो तो बात करूं मैं, 150 घोटाले करके रखे। छात्रवृत्ति घोटाला, गणवेश घोटाला, मध्याह्न भोजन घोटाला। देखिए, आप अभी परीक्षा की बात मैं बता रहा हूं, भ्रष्टाचार की बात नहीं। त्रिपाठी जी, इन पर कार्रवाई हो जाती तो निश्चित तौर पर, मैं आ रहा हूं उज्जवल जी, इनकी बात आ जाए, इन पर कार्रवाई हो जाती तो ये बड़े घोटाले रोके जा सकते थे। लेकिन आप आज सीबीआई क्या आसमान से आएगी? आपके कंट्रोल में सीबीआई खुद भ्रष्टाचार कर रही है। क्या कार्रवाई कर दी आपने? इस तरह की जांचें बंडल बंद करने के लिए की जाती है। मेरा वही कहना है, हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो, इच्छा शक्ति लाना पड़ेगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार हुआ है, कार्रवाई कर दीजिए, आप उनको जेल में डाल दीजिए। अगली बार सोचेगा आदमी भ्रष्टाचार करने के बारे में। लेकिन आप गले गले तक डूबे हो, आप क्या कार्रवाई करोगे? मेरा यह कहना है लास्ट में त्रिपाठी जी कि जनता को सोचना पड़ेगा। भ्रष्ट आदमी जीत के क्यों जा रहा है, उसको रोकना पड़ेगा अपने तरीके से। अगर अच्छे लोगों को सदन में भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पर कुछ कंट्रोल हो जाएगा, और नहीं तो ना लोकपाल कंट्रोल कर पाएगा। इवन मैं तो ये तक कहता हूं कि किसी को भी बना दीजिए, जब तक पॉलिटिकल दखल है, इस तरीके के भ्रष्टाचारों को रोकना असंभव हो जाएगा, चाहे पार्टी किसी की हो, किसी की भी हो। चलिए, मैं तो ये कह रहा हूं। उज्जवल जी, कम से कम एक अच्छी बात आई। उज्जवल जी, जितेंद्र जी जो सवाल उठाए हैं उस पर उत्तर देना चाहेंगे आप? पार्टी जी, मैं शुरू से कह रहा हूं जी, कोई दखल नहीं होना चाहिए, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं त्रिपाठी जी की बात का समर्थन करता हूं, सियासत बंद होनी चाहिए, युवाओं के सपनों को बेचा नहीं जाना चाहिए। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र बात कर रहे थे घोटालों की। कांग्रेस की सरकार अभी 6 महीने पहले थी, छत्तीसगढ़ में शराब में नकली होलोग्राम लगा के बेचा जा रहा था। 10 पेटी शराब सरकारी बिकती थी, 30 पेटी शराब नकली बेचते थे कांग्रेस के लोग। कोयले में 25 रुपए दलाली ली जा रही थी। यहाँ के युवाओं को भगवान महादेव के नाम पे सट्टा खिलाया जा रहा था। ये करियर काउंसलिंग की जा रही थी भूपेश बघेल सरकार द्वारा। यहाँ पे इनके 2 IAS भी जेल में हैं, 4 अधिकारी जेल में हैं। अभी तो परीक्षा जो छात्र हैं उनकी भविष्य की बात हो रही। भ्रष्टाचार तो जब वो भविष्य बड़े बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तब ये भ्रष्टाचार करेंगे। अरे अभी तो उनकी परीक्षा की बात की जा रही है, उस पर बात कर लें। बिल्कुल जी, उज्जवल जी। जी, तो जैसा मैं कह रहा था कि सीबीआई जांच चालू हो चुकी है। कल चेयरमैन के घर पे, परीक्षा कंट्रोल के घर पे पीसी पे जांच जारी है। हम कृत संकल्पित है जांच करा के आरोपियों को जेल भेजने के लिए। लेकिन कल जब इनके अधिकारी, इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री जेल जाएंगे, सड़क पे आंदोलन ना करें मिश्रा जी, सड़क पे आंदोलन ना करें कि हमारे लोगों को जेल भेज दिया, उनका वजन कम हो गया, उनका शुगर डाउन हो गया। बिल्कुल ये ना करें। फिर विक्टिम कार्ड प्ले ना करें, लोकतंत्र की दुहाई देकर संविधान की किताबें लहराते हुए। तो जब जांच होती है तो स्वागत करें जांच का, और सीबीआई को किसी भी राज्य में बैन ना करें। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, उसको जांच करने दीजिए। और हर डिपार्टमेंट में, अधिकारी में, IAS में, IPS में कोई दागदार लोग हैं, राजनीति में भी हैं। IAS से पूजा खेड़ेकर की बात कर रहे थे त्रिपाठी जी, वो भी दागदार है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया और वो वापस भेज दिया मसूरी ट्रेनिंग अकेडमी में। तो हमारी इच्छा शक्ति में कमी नहीं है, हम बचाव नहीं कर रहे हैं, हम पीसी के प्रवक्ता बन के नहीं बैठे हैं।
तो ये बातें करना बंद कीजिए। ये हुआ मेरे संज्ञान में जो है कीजिए। उज्जवल जी, मेरे दिमाग में, मेरे जो संज्ञान में है, जो मेरी याददाश्त में है, यूपीएससी के एग्जाम में कभी भी इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं। अभी आपने बता दिया कि भाई 3 MRI जहां उनको करानी थी, कभी आंख की रोशनी जाने की, कभी दिमाग खराब होने की, कभी विकलांग होने की, सर्टिफिकेट दे के परीक्षा पास हो जाती है और बन जाती है। और अगर कहीं वो, अगर जिस तरह से उनकी हरकतें हुई हैं, अगर वो नहीं होती तो मामला भी सामने नहीं आता। तो यूपीएससी में इस तरह की गड़बड़ी पहली बार आई है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल रोकी जानी चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सिर्फ निकाल देना चाहिए। मैं इस मांग का समाधान करता हूं जी। अगर पूजा केटेकर ने ऑडी कार में लाल बत्ती लगा के घूमा है, उनकी सजा उनको भुगतनी चाहिए और फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है। और आप देखिए पिछले कुछ महीनों में सारे IAS अधिकारी अभी सारे सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। जो पैरा ओलंपिक खेलते थे, जो विकलांग बताते थे अपने आप को, आज सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर रहे हैं बैडमिंटन खेलने की। क्यों कर रहे हैं? सरकार का डर है उनको क्या हटा दिया जाएगा। पूजा केटेकर पर कार्रवाई हो चुकी है भाई साहब, आप चेक कर लीजिए और जांच चालू है। लेकिन उज्जवल जी, पूजा खाड़ेकर की जो भी स्थिति हुई, तो क्या आप मानते हैं कि इसमें जो सरकार है दिल्ली में, जो आयोजित करने वाले परीक्षा है, उनका दोष है कहीं ना कहीं? मानते हैं क्या आप पूजा के मामले में? देखिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है जी। ये एक व्यक्ति ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से उस सर्टिफिकेट को स्वीकार किया गया और उनको नियुक्ति दी गई जी। ठीक है, पर सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में हो रही थी, बैक डोर से एक पेशी देकर यूपीएससी में IAS और IPS बनाना, वैसा बिल्कुल मामला नहीं है। बन गई पूजा तो बिल्कुल बन गई, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से वो बन गई। कुछ और लोग भी बने हैं। 36,000 की सबको नौकरी से निकाल देना चाहिए, मेरा पूर्ण समर्थन है जी। समर्थन है। सुधीर जी आवाज आ रही है आपको? सुधीर यादव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, राजेश जी जिस तरह से कह रहे हैं, मैंने ये, आपने तो यहां व्यापम से लेके पटवारी परीक्षा इन सब की बात की। सुधीर जी, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सुधीर जी, अभी आपने उज्जवल दीपक जी को सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात कही कि बिल्कुल जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से, कुछ माफियाओं के साठगांठ से इस तरह की गड़बड़ियां आती है। उसमें सरकार कहीं भी दोषी नहीं है। सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या मोदी सरकार हो, वो पूरी तरह से इस तरह की परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना चाहती है और लाई है। इक्के दुक्के मतलब मुद्दे अलग हो सकते हैं। सुधीर जी, देखिए, आपने शुरू किया था नीट घोटाले से जी। तो नीट घोटाला जो हुआ है, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। 2022 में रिजल्ट निकला और फिर 3 घंटे बाद रिजल्ट चेंज हुआ, तो उसमें कौन दोषी था? अभी इस बार जो नीट जो पेपर लीक हुआ, उसमें कौन दोषी है? और उतना ही नहीं, वो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, भाजपा प्रवक्ता महोदय छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे कि वहां के मुख्यमंत्री मंत्री जेल जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो ये महा घोटाला चल रहा है, इसमें क्या ये इनके मंत्री और लोग अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कौन सा महा घोटाला, थोड़ा बता दीजिए उनको, रायपुर में मैं आपको 2017 से बता रहा हूँ जी। 2017 में सब इंस्पेक्टर पेपर लीक हुआ, 2018 में EPCL का पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद यूपी पुलिस की भर्ती आई 2018 में, उसका भी पेपर लीक हो गया। अधनेश सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षाएं होनी थी, उसका पेपर लीक हुआ। स्वास्थ्य विभाग का पेपर लीक हुआ। फिर 41,500 पुलिस भर्ती का परीक्षा में पेपर लीक हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। 2021 में भी पेपर लीक हुआ। उसके बाद अभिनव सेवा के द्वारा जो है फिर एक परीक्षा कराई होनी थी, जिसका पेपर 2 दिन पहले लीक हो गया। तो आखिरकार ये जो लीक हुआ, इतने सारे जो लंबी लिस्ट है, इसके बारे में उनका क्या कहना है? वो तो जेल भेज रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जेल भेज रहे हैं, यूपी में किसको जेल भेजेंगे?
चाहे पूछ लेते हैं सुधीर जी, नहीं करना चाहिए। सुधीर जी पूछ लेते हैं, उज्जवल जी सुन रहे हैं। मंत्री को गलती कर रहा है या किसके प्रति पर यह सब बढ़िया हो रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखिए ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, इसमें इन्होंने क्या किया कि बहुत सी सीटों पे ओबीसी एससी की जगह पर जनरल कोटे के बच्चों को भर्ती इन्होंने दे दिया जी। वो किसके हिसाब से भर्तियां हुई, इसका कोई इनके पास कोई जवाब है? और इतना ही नहीं, अभी 2016 की बात मैं बता रहा हूँ, आयुक्त परीक्षा हुई थी जिसमें 324 लड़के तीसरे वर्ग के लिए गए थे। और जब उन लड़कों को ज्वाइनिंग करने का समय आया तो केंद्र सरकार ने उनको क्रीमी लेयर का हवाला देकर के 324 बच्चों को ज्वाइन करने से रोक दिया। उसमें से कुछ बच्चों ने तो आत्महत्या कर लिया, उसका जवाबदेही कौन तय करेगा? ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रवक्ता लोग जो बीजेपी के आते हैं उनसे बात करिए, कुछ तो बोलते कुछ है। तो आखिरकार सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इनकी जहां इनकी सरकार है, चाहे आसाम की सरकार है वहां देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए कितनी बुरी हालत इस समय है। मध्य प्रदेश की आप व्यापक घोटाला से लेकर तमाम घोटाले के चल रहे हैं, वो देख ही रहे हैं आप। हरियाणा में आप देख ही रहे हैं। तो ये लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात जरूर मैं कहूंगा कि अब जनता मन बना चुकी है। 2024 में जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया, जब जोर से ये सरकार केंद्र में जरूर चला रहे हैं, लेकिन 2027 के चुनाव में आपको मैंडेट दिया क्या? इंडिया गठबंधन को मैंडेट दिया क्या? नहीं, इंडिया गठबंधन को मैंडेट नहीं दिया जी। मैं तो कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं विपक्ष में बैठा हूँ जी। मैं तो विपक्ष में हूँ भाई, लेकिन इनको कहाँ बहुमत दे दिया जनता ने। इंडिया गठबंधन की जितनी कुल सीटें हैं उतनी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। अकेले हैं ये तो 400 पार जा रहे थे ना जी। 400 पार से कहाँ चले गए? 240 पे आ गए। कहाँ गया इनका सब जो है? जनता को ये भ्रमित कर रहे थे राम मंदिर के मुद्दे पर, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ये लड़ा रहे थे। पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लूटपाट चल रहा है, तो जनता ने समझ गई। तो इनको ले आकर के जो है 400 के जगह 240 को बैठा दी। चलिए अयोध्या की बात करने जा रहे हैं। दिया तले अंधेरा रहता है सब जगह, सभी दिया तले अंधेरा रहता है। नहीं, अंधेरा तो रहता है, लेकिन आखिरकार हम जो कल के आज के नहीं है, हम तो इनसे सवाल करने की हैसियत में रहा हूँ ना। आप तो बेजवाब देना चाहिए, क्यों भागते हैं? चलिए पूछ लेते हैं जवाब सुधीर जी। मैं पूछ, उज्जवल जी संक्षेप में जवाब दे दीजिए। उज्जवल जी, सुधीर जी के आरोपों का संक्षेप में जवाब दे दीजिए। उज्जवल जी, त्रिपाठी जी, सुधीर जी आपने सवाल कर लिया है, अब उज्जवल जी उत्तर दे रहे हैं, सुन तो लीजिए, उनका उत्तर सुन लीजिए जी। उज्जवल जी मेरी बात सुन लीजिए आप जी। क्या ये जो घोटाला के साथ साथ जो और भी गड़बड़ियां हैं, जैसे कि अभी ग्राम पंचायत अधिकारी का विज्ञापन निकला हुआ है जी। 1468 पद है, इन्होंने 1468 में जनरल को ही 844 पद दे दिया, ईडब्ल्यूएस को 117 दे दिया, ओबीसी को मात्र 139 सीट दिया है इन्होंने। अब बताइए कि ये पिछड़ों के साथ धोखा है कि नहीं धोखा? चलिए अभी उत्तर प्रदेश के अकेले बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपने जो सवाल उठाए अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। आपने सवाल उठाया है कि अगर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो वर्तमान में जो आपके यहाँ सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके दोषी जो मंत्री अधिकारी हैं वो क्या जेल जाएंगे? इसका उत्तर हम ले लेते हैं उज्जवल जी। उज्जवल जी संक्षेप में, हमारा समय कम है और भी हमें राजेश जी से टिप्पणी लेनी चाहूंगा जी कि जब भी सीबीआई यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार आती है जी, वो सीबीआई को बैन ना करें। जैसे भूपेश बघेल जी ने सीबीआई को बैन कर दिया था छत्तीसगढ़ में अपने घोटाले को छुपाने के लिए। सीबीआई को बैन ना करें, सीबीआई को अनुमति दें और सारी जांच करवा लें। और मैं पूछना चाहूंगा सुधीर जी से कि क्या इन मामलों में एक भी कार्रवाई नहीं की है मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने? कितने छापे नहीं मारे गए? क्या लोग गिरफ्तार नहीं हुए? क्या पेपर लीक के मामले में लोग सजा नहीं काट रहे? क्या कोर्ट में मामले नहीं चल रहे? क्या परीक्षा रद्द नहीं की गई? क्या फिर से परीक्षा आयोजित नहीं की गई? और पढ़ता रहता पेपर में कि प्लम्बर लोग ने बहुत पैसा कमाए यूपी में, नल लगा के, टोटी लगा के, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बताओ थोड़ा सा।
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि उसकी जांच नहीं होगी जांच, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि आखिर हम और आप ये बहस करके चले जाएंगे और बहस होती रहेगी, पक्ष विपक्ष की बात होती रहेगी, लेकिन ये सिस्टम कब सुधरेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। राजेश जी थोड़ा संक्षेप में। देखिए सर, ऐसा है हमारे भोपाल हुजूर में जहां पे मैं रहता हूं 10,600 सर्टिफिकेट्स चेक किए गए, डिजिटलाइज करा उन्हें, जब जाति प्रमाण पत्र थे वो, उनमें से 5,000 फर्जी पाए गए जी। आप सोचिए, उन फर्जी प्रमाण पत्रों को अगर डिजिटल नहीं किया जाता तो वो पकड़ में नहीं आते। और बाद में ये कहा गया कि सब वो तो काउंटर पे जो दलाल लोग बैठते हैं उनने हजार रुपए लेके बनाए। तो फिर सरकार क्या कर रही है जी? क्या काउंटर के आसपास दलाल बंद नहीं किए जा सकते? क्या उन अधिकारियों ने जिन्होंने दलालों के बढ़ाए हुए कागजों पे फाइनली दस्तखत किए थे, एडीएम एसडीएम ने, उनका क्या हुआ? तो जबलपुर में देखिएगा आप, आदिवासियों की जमीन को कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी बना के कब्जा कर लिया गया। छात्रवृत्ति में लाखों बच्चों की छात्रवृत्ति जो है फर्जी सर्टिफिकेट्स पे बांट दी गई। अभी एक दिन हम पढ़ रहे थे कि करीब 3.5 लाख बच्चों की फर्जी छात्रवृत्ति चली गई। अब उसे रिकवर किया जा रहा है। कैसे रिकवर करेंगे आप? तो इच्छा शक्ति नहीं है। और ये जहां तक यादव जी हैं या उज्जवल जी, इनकी बात को मैं बिल्कुल मान्यता नहीं देता। अब उज्जवल जी कह रहे थे कि साहब वो पूरी नीट कैसे कैंसिल कर देते। अरे आपकी सरकारें नफा नुकसान देखती हैं। कोई खबर आ गई, इसके बाद में 15 दिन तो ये सोचते हैं कि इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, फलाना करेंगे तो क्या होगा, कि सब वो तो जहां जहां पे पकड़ में आया था वहां वहां हम कैंसिल कर देंगे। ये जवाब ही जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया ये बेवकूफी से भरा था। क्योंकि जब एक पेपर लीक होता है, भोपाल में लीक हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं विदिशा में नहीं हुआ होगा? विदिशा वाले पकड़ में नहीं आए। तो पूरे हिंदुस्तान में जो एक परीक्षा हुई है वो तत्काल नीट की परीक्षा निरस्त की जानी चाहिए थे। आपने यूजीसी की कि नहीं की? जी। तो इस तरह से हमारे सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उनको छिपाइए मत। उनको राजनीतिक जो पर्दा है उसकी आड़ में जाके कि फलाने ने ऐसा किया, ढिकाने ने ऐसा किया, नहीं। अरे आप उन बच्चों के बारे में सोचिए। अगर वो आपका बच्चा होता जिसने 2 साल तक जान लगा के पढ़ाई की है और आखिरी दिन पेपर देने गया है, वहां उसे बाहर से लौटा दिया गया कि पेपर लीक हो गया, तब आप लोगों की आत्मा नहीं कचोटती? आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं क्योंकि आप अपने अपने दलों के प्रवक्ता हैं। आप अपनी सरकारों के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन ये आपकी मजबूरी है। पर सरकारें क्या कर रही हैं? कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादियों की हो, कम्युनिस्टों की हो, जिसकी भी हो, सरकार निकम्मी है। और इसीलिए उसके नीचे बैठे जो अफसर हैं वो घोटाले करते हैं, करवाते रहते हैं और मंत्रियों तक उसका पूरा के पूरा शेयर जाता है। इसीलिए उनको पहले पकड़ में आ भी जाते हैं तो कुछ दिन लीपापोती की जाती है। जब वो ब्लास्ट हो जाता है मीडिया की वजह से या जिस भी कारण से, तब फिर छोटा मोटा एक्शन होता है। कभी कोई अपील में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। ये सिर्फ बेईमानी है। अजय जी आपकी संक्षिप्त इस पूरे मुद्दे पर, हमारा समय समाप्त हो रहा। पूरी व्यवस्था पे सिस्टम मुझे समझ में आया कि जो सबने मिलकर एक एनालिसिस निकाला हुआ है कि इन जब तक पॉलिटिक्स बंद नहीं होगी, पॉलिटिकल संरक्षण बंद नहीं होगा, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। जो दलाल बैठ रहे हैं, जो शादी होती होगी, भ्रष्टाचार से भर्तियां अगर हो रही हैं एसपी साहब, तो भ्रष्टाचार तो ही भर्ती वाला जो अगर 10 लाख रुपए दे के आया है तो अपने 10 लाख पहले वसूलेगा और उसके लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है। इसलिए पिन पॉइंट करते हुए पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना पड़ेगा और तब जाके हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदल पाएगा। यही सबसे बड़ा रास्ता है उसका। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े। उज्जवल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी आपका भी, राजेश जी आपका भी, और अजय जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली और गड़बड़ियों की, जो हाल ही के कुछ सालों में छात्रों के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इसे लेकर लंबे अरसे से सियासत भी जारी है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताकर घेरने में जुटा हुआ है, लेकिन सच ये भी है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी पेपर लीक और भर्ती में भाई भतीजेवाद के मामले लगातार सामने आते रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।